हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हमने केमिकल रिएक्शन वाली टॉपिक पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से 30-35 मिनट्स का वीडियो बना है। टाइम कम है इसलिए थोड़े वीडियोस लंबे चलेंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि एक लेक्चर में 2 टॉपिक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर टॉपिक बड़ा रहे तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसको देखते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट क्या होता है, अगर ठीक है, जैसे कि मैं एसिड के बारे में बताऊं तो अगर एसिड जो है जैसे कि कोई भी जैसे वाटर में कोई भी चीज़ मिलती है, अगर वो टेस्ट इन सोर हुआ तो वो एसिड होगा। सोर यानी खट्टा। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेसिक है। ठीक है, और बेस को न्यूट्रलाइजेस बेस। तो ये आपका क्या है, एसिड कहलाएगा। उसके बाद अगर टेस्ट में आपका बीटर हुआ, बीटर इन टेस्ट, उल्टा लिख गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, और क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस एसिड। तो वो आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है नॉर्मल। अगर टेस्ट इन सोर ब्लू लिटमस रेड है या वो न्यूट्रलाइज करता है बेस को, तो उसकी पहचान एसिड है वो। वैसे ही बेस अगर टेस्ट इन बीटर है, ठीक है, और रेड लिटमस को ब्लू करता है यानी बीटर यानी कड़वा, और न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, तो वो हमारा बेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल, क्या बोला जाए, आपका एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन। अब सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट जो होता है ये क्या है, एक आपका न्यूट्रल मटेरियल है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नो इफेक्ट ऑन, इसकी बात हो रही है किसकी, सॉल्ट की। नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता लिटमस पेपर में। और ये क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपके सॉल्ट हो गए। अब जैसे कि इनका जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, जैसे कि इनका कॉम्पोजिशन, या एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर होगा। स्टेट इसका सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा। सॉलिबिलिटी या तो सस्पेंशंस होंगे, कोलाइड्स होंगे यानी किसी से मिले हुए होंगे, और सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। इनके जो मिक्सचर है होमोजेनस और हेट्रोजेनस होते हैं। इनके जो कंपाउंड है कोवेलेंट और आयोनिक होते हैं। तो ये इसके क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स होंगे। अगर उसमें आयोनाइजेबल कंपाउंड अगर वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है, आयोनाइजेबल कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व है और इन मोल्टेन स्टेट यानी पिघले हुए स्टेट में है, तो उसमें डिसोशिएट आयंस रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि NaCl, HCl, KOH यानी सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, KOH। तो ये आपके आयोनाइजेबल कंपाउंड होंगे। ठीक है, और नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड में क्या होंगे, नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड डज नॉट डिसोशिएट, वो आयंस के साथ डिसोशिएट नहीं होंगे। ठीक है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इनटू मोल्टन स्टेट यानी पिघले हुए स्टेट पे अगर होंगे तो वो क्या होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज और एसीटेन हो गए। ठीक है, अब एसिड और बेस क्या होता है, अगर एन एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, यानी कि एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग यानी उसमें हाइड्रोजन होता है, तो वो आपके हाइड्रोनिक कंपोनेंट सब्सटेंस होता है, तो वो आपका एसिड होगा, जो कि कैपेबल होता है प्रोटॉन डोनेट करने में, जो कि प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन होता है दूसरे सब्सटेंसेस को। लेकिन अगर बेस होगा या कोई मॉलिक्यूल या आयन होगा एबल टू एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन, मतलब वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा किससे, एसिड से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका बेस होगा। यानी कि समझिए एसिड होगा, उसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होगा, जो उसके पास कैपेबिलिटी होगा प्रोटॉन डोनेट करने का, और बेस के पास ऐसा आयन होगा जो एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन आयन को। तो बेस होगा हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्टर, और एसिड होगा हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन का डोनर। ठीक है, तो एसिडिक सब्सटेंस, इसी की वजह से एसिडिक सब्सटेंस आर यूजुअली आइडेंटिफाइड देयर सोर टेस्ट, यानी उनके खट्टे टेस्ट की वजह से एसिड और बेस क्या है आपके एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, सोर यानी खट्टा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन डोनेटर या डोनर
और इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो ये हो गया हमारा एसिड और बेस। उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका अरेनियस थ्योरी के ऊपर, ठीक है, जो कि है अरेनियस थ्योरी एसिड और बेस के बारे में क्या बोलता है उसके बारे में समझते हैं। तो अरेनियस बोलता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस, क्योंकि इसको इसी तरीके से पढ़ना अच्छा है। तो अरेनियस बोलता है एसिड को कि व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोशिएट, यानी टू गिव H प्लस आयंस और H3O+ आयन। मतलब अगर कोई भी एसिड डिजॉल्व इन वाटर डिसोशिएट्स टू गिव H+ और H3O+ आयन, जो कि ये दे सकता है। और बेस अगर डिजॉल्व इन वाटर तो ये देता है डिसोशिएट। ये क्या करता है, किसको डिसोशिएट किया जाता है, OH- आयन को। तो बेस का और एसिड का पहचान हो गया, बेस में H+ आयंस और बेस में OH- आयंस। अब एसिड्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक, पहला एग्जांपल एसिड, दैट इज़ HCl, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ होता है कमेंट करके बताएंगे। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, उसका सिंबल होता है H2SO4। नेक्स्ट है थर्ड नाइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि होता है HNO3। तो ये हो गया आपका एसिड का एग्जांपल। बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH। सेकेंड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ KOH, पोटेशियम hydroxide, that is KOH. Now third, calcium hydroxide, that is CaOH twice। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए एसिड और बेस से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने अरेनियस थ्योरी पढ़ा, उसी तरीके से सेम एक है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस के बारे में क्या बोलता है हम देख लेते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड बोलता है एसिड जो है H+ आयन डोनर है, यहाँ पे लिखता हूँ एसिड और यहाँ लिखता हूँ बेस। तो वो बोलता है H+ आयन डोनर बोलता है एसिड को, और बेस को बोलता है H+ आयन एक्सेप्टर, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे कि इसमें एसिड में है HCl, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो Cl- है उसको बोलता है, मतलब इसको बोलता है कॉन्जुगेट एसिड। और NH3 में जैसे कि NH+4 आयन है, इसको भी वो बोलता है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हो गया आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो फिज़िकल टेस्ट इसका कैसे पता चलेगा, टेस्ट ना, नॉट टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहला है टेस्ट, जो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। अगर एसिड का टेस्ट बोलोगे तो वो सोर होगा, बेस का टेस्ट बोलोगे तो वो बिटर यानी कड़वा होगा, ठीक है। जैसे कि फ्लेवर ऑफ कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ऑल सोर टेस्ट बट दे कंटेन एसिड्स, ठीक है। तो दिस कंपाउंड हैव अ सोर फ्लेवर, बेकिंग सोडा हैज़ अ सोर फ्लेवर, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे ये सब क्या है जो भी आपको मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी खट्टी चीज़ें एसिड ही होंगी, तो इस एक्सेप्शन को भी लेके हमको चलना है। सेकंड हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स का जो इफ़ेक्ट होता है, इंडिकेटर्स इफ़ेक्ट। तो उसमें हमको कैसे पता चलता है, सबसे पहले यहाँ पे एसिड, यहाँ पे लिखते हैं बेस। तो जैसे कि अगर हमको पता करना है, ठीक है,
तो सबसे पहले मैं अगर एसिड में लिटमस का फ़र्क बताऊं तो लिटमस में क्या होता है, एसिड का जो कलर होता है वो रेड होता है। वैसे ही बेस में अगर मैं लिटमस का कलर बताऊं तो वो होता है ब्लू, ठीक है। और अगर मैं न्यूट्रल बताऊं तो लिटमस का कलर होता है दैट इज़ पर्पल। ये हो गया पहला चीज़। तो लिटमस ऑल्सो अवेलेबल है स्ट्रिप्स। तो लिटमस क्या होता है, आपको स्ट्रिप के दो वेरिएंट्स मिलते हैं जिसमें रेड लिटमस होता है, ब्लू लिटमस होता है। अगर ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड तो वो एसिड होगा, और अगर रेड लिटमस यहाँ लिख देता हूँ, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड देन इट इज़ एसिड। और बेस के बारे में, रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू दैट इज़ बेस। तो ये आपका एसिड और बेस हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है अगला, जैसे कि अगर एसिड को मिथाइल ऑरेंज में डालूं तो ये कलर ले लेता है मिथाइल ऑरेंज में, तो एसिडिक में ये ले लेता है रेड कलर। मिथाइल ऑरेंज अगर बेस पता करना है तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट करता है दैट इज़ येलो कलर। और न्यूट्रल में अगर मिथाइल ऑरेंज पता करना है तो वो कौन सा कलर का होगा, जो है वही होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ऑरेंज। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये होगा ऑरेंज, जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन सॉल्ट भी हो सकता है, इसी का बात यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद एक लास्ट इंडिकेटर है जो कि है फिनॉल एप्थिलिन, ठीक है। तो अगर एसिडिक होगा फिनॉल एप्थिलिन तो वो क्या देगा, कलरलेस सॉल्यूशन देगा, तो वो हमारा क्या है, एसिड है। वैसे ही अगर बेस में फिनॉल एप्थिलिन तो अगर उसमें बेस जाएगा तो वो क्या होगा, पिंक कलर का हो जाएगा। और अगर उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो फिनॉल एप्थिलिन का चेंजेस होगा, जो कि आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस, इसमें रिमेन्स कलरलेस रहेगा, इसमें कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि फिजिकल टेस्ट हम लोग किसकी किसकी हेल्प से करते हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिन। अगर एसिड में लिटमस डालेंगे तो रेड, अगर एसिड को मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा, एटलीस्ट एसिड को फिनोल्फिन जाएंगे तो रिमेन्स कलरलेस। बेस को लिटमस पर डालेंगे तो ब्लू, बेस को मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे येलो, बेस को फिनोल्फिन देंगे पिंक। न्यूट्रल अगर सॉल्यूशन है तो लिटमस में पर्पल कलर का होगा, मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज कलर का, और फिनोल्फिन में कलरलेस होगा, ठीक है। चलिए अब कराते हैं एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड बेस रिएक्शन। एक एसिड लेते हैं, एक बेस लेते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा कि जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन में पहला हम लोग लेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ मेटल्स। सबसे पहला हम लोग क्या है, एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो मेटल्स के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक एसिड है, उसको मैं एक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस फॉर्म करेगा वो हीट। जैसे कि एग्जांपल 2HCl इज़ माय एसिड, Mg इज़ माय एक्टिव मेटल यानी मैग्नीशियम, तो वो बनाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा एक सॉल्ट है, ये हो गया। उसके साथ बाद बेस प्लस मेटल अगर रिएक्ट कराएंगे तो वो हो जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस उसमें से क्या निकलेगा, आपका हीट निकलेगा। जैसे कि बेस के लिए 2NaOH यानी देखो हाइड्रोक्साइड है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस उसको जिंक हमारा मेटल है, तो उसको जब हमने रिएक्ट कराया तो वो बना Na2Zn
O2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका नाम है, लिख देता हूँ, ऊपर लिखा नहीं हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज जिंक, और ये बनाया सोडियम जिंकेट एंड दैट इज हाइड्रोजन, पता है फिर भी लिख देता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने ये करा लिया, सोडियम जिंकेट बन गया, ठीक है। अब जैसे कि सोडियम का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम बन के वो क्या अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम आपका Na प्लस Mg प्लस NaOH, तो वो आपका मैग्नीशियम बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स। अब मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे, किसका, एसिड्स विथ मेटल ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे एसिड को एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये भी फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, H2SO4 हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस MgHCO3, ये हमारा क्या है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, उसका रिएक्शन कर रहे हैं, तो यह आ रहा है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस 2CO2, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, ये हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और दैट इज़ वाटर एंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने ऊपर में लिखा है उसी से ही आपका आ गया, ठीक है। वैसे ही जैसे कि हमारे पास HCl प्लस CaSO3 जैसे दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने रेड कराया, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो उसका जो आपका नाम पता है उसको नहीं लिखता, कैल्शियम, और जिसका नहीं पता है वो मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दैट इज़ वाटर एंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड का रिएक्शन। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, यानी कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म, तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स विथ एसिड, तो एसिड प्लस बेस दैट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो जैसे कि मेरे पास है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ MgOH2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, मैग्नीशियम
hydroxide that gives MgSO4. It means magnesium sulfate plus H2O, that is water plus carbon dioxide. तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका एसिड है, लिख देता हूँ ऊपर में रेड से, है सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड, MgOH ट्वाइस दैट इज बेस, दैट इज सॉल्ट, एंड बाकी चीज़ें तो आपको दिख रही हैं, H2O इज वाटर एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड बेस के साथ, तो सॉल्ट वाटर और हीट प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही अगर मैं HCl का जैसे रिएक्ट कराता हूँ MgSO4, ये MgO होगा यार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, तभी मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, MgO के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 2HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट गिव्स, ये हम लोग को वो क्या देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2O दैट गिव्स वाटर, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस हो गया तो सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो पहला रिएक्शन हमारा हुआ ना, ये होता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। अब मैं इसी में ही कराता हूँ, जैसे कि बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो हमारे पास बेस है 2NaOH दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटल। तो हमारे पास नॉन मेटल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट गिव्स Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O दैट इज़ वाटर। तो हमारा बेस नॉन मेटल के साथ मिलके ये रिएक्शन बनाता है। नेक्स्ट सी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो रिएक्शन, ये बेस नहीं है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो HCl दैट इज़ आवर स्ट्रॉन्ग एसिड, बाकी आपको HCl का पता है क्या है, प्लस NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दैट गिव्स NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट प्लस H2O दैट गिव्स वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाटर, ठीक है। तो acid bases in water when added to water, acid and bases dissociate with their respective ions और help in conducting electricity। तो जो भी उनके आयन्स है उसमें क्या है, वो डिसोशिएट होते हैं और अपने क्या बोला जाए, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में।
तो डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्केली। अच्छा, अब आता है हमारा एक तरफ बेस और एक तरफ हम लेते हैं एल्केली, ठीक है। तो जो मेरा बेस बोलता है बेस अंडरगोज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एसिड, यानी ये क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज्ड, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, कंप्राइज्ड, यार कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं, कंप्राइज्ड ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम इन सॉल्युबल इन वाटर, बहुत सारे बेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी सॉल्युबल यानी घुल नहीं पाते। नेक्स्ट है इट इज़ एन, यानी एल्कली इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बेस, बेस का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें मेनली मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिज़ोल्व्स इन, ये क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर एंड गिव डिज़ोल्व इन वाटर एंड डिसोशिएट टू गिव OH माइनस आयन, ठीक है। उसके बाद ऑल एल्केली, सारे एल्केली बेसिस होते हैं, बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्केलीज, ठीक है। ऑल एल्केली बेस होते हैं लेकिन सारे एल्केली, ऑल एल्केलीज आर बेस बट सारे बेस एल्केली नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और है, डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन एक प्रोसेस है रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, मतलब किसी भी क्या बोला जाए, प्रोसेस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्वेंट बदलने के लिए उसमें और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, वो हमारा डाइल्यूशन प्रोसेस होता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मिलाते हैं ज़्यादा की मात्रा में, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं ना, व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस डिसोशिएट कम्प्लीटली इन वाटर, अगर वो पूरी तरीके से डिसोशिएट या टूट जाते हैं टू फर्निश देयर रेस्पेक्टिव आयंस, यानी H+ आयंस फॉर एसिड एंड OH माइनस फॉर बेस, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड और वीक, देखो अगर सिंपल समझते हैं, एकदम पानी में एसिड और बेस हैं, उनको डिसोशिएट यानी ये पूरी तरीके से घुलनशील यानी पूरी तरह से मिल जाते हैं, यानी कि एसिड अपना H+ आयन छोड़ देता है और बेस अपना OH माइनस, तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। वीक एसिड क्या होंगे, व्हेन ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस डिसोशिएट है, मतलब कुछ ही अमाउंट अगर डिसोशिएट होते हैं, जैसे कि H+ आयन एसिड में कम अमाउंट में घुलते हैं और कुछ बचा देते हैं, और वैसे ही बेस के OH माइनस आयन कुछ घुलते हैं और कुछ बचा देते हैं, तो ये आपका क्या होगा, वीक एसिड और बेस, ठीक है। तो उसकी ये हो गया डाइल्यूट एसिड, वही है कंटेन्स लेस नंबर ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, वो डाइल्यूट एसिड होगा। कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन मोर नंबर ऑफ आयन H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कंसनट्रेटेड एसिड। उसके बाद हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर नेक्स्ट हेडिंग है, जिसको मैं नेक्स्ट में लेता हूँ, जिसको फटाफट ख़त्म करेंगे। तो
यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या है, पीएच स्केल का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ये मान लीजिए एक पीएच स्केल है, पावर पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 14 और यहाँ पे 0। तो रेंज होता है 0 से 14। अगर 7 से 14 की तरफ हम जाएं तो बेस, और 0 से 7 की तरफ 7 से 0 की तरफ जाएं तो हम वो होता है एसिड। इट मीन्स pH इज़ लेस देन 7 दैट इज़ एसिड, pH इज़ मोर देन 14 दैट इज़ बेस, pH इज़ इक्वल टू 7 दैट इज़ न्यूट्रल सॉल्यूशन, या कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो pH हो गया। हाँ, अब सबसे पहले मैं सारे चीज़ों के फॉर्म लिखवा देता हूँ, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये मान लेते हैं इस तरफ एलिमेंट्स हैं और इस तरफ हम pH लिख रहे हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का pH होगा 0। ये H2SO4 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है आपको आपकी गाड़ियों की बैटरी में, पहला। सेकंड, स्टमक एसिड दैट इज़ HCl, स्टमक एसिड दैट इज़ HCl, उसका pH होता है 1। लेमन जूस का pH होता है, रेंज होता है ना 3 से 2 स्टेप का, तो मैं जो भी ये लिखवा रहा हूँ 2। विनेगर का होता है 3। कार्बोनेटेड बेवरेजेस का होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कार्बोनेटेड है यानी CO3 आयंस, तो उसका है कार्बोनेटेड बेवरेज का 2 से लेके 3 के बीच के रेंज में होता है। विनेगर का 3 हो गया। टोमेटो का 4, एसिड्रिन का भी 4। ठीक है, उसके बाद एसिड्रिन हो गया। ऑरेंज जूस का pH आपका होता है, क्या होता है, ऑरेंज जूस का pH आपका 3 से 4 के बीच। बियर, उसका आपका रेंज होता है 4 से लेके 5 के बीच। कॉफ़ी का होता है 5 pH। प्योर रेन का होता है 5 से 6 के बीच। एग योक्स का होता है, यानी जो एग का पीला पीला दिखता है आपको अंदर, उसका रेंज भी 5 से 6। ठीक है, मिल्क का 6 to 7 के बीच होता है। फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर, जो होता है आपका 7। सलाइवा आपका होता है 7। ब्लड का 7 से 8 के बीच। टीयर्स यानी आंसू का भी 7 से 8 के बीच। सी वाटर का होता है 8। बेकिंग सोडा का होता है 8 से 9 के बीच। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10 से 11 के बीच। सब दिख रहा है? हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 2-3 बचा है। हाउस होल्ड अमोनिया का pH होता है, हाउस होल्ड अमोनिया, इसका pH होता है 11 से 12 के बीच। हाउस होल्ड ब्लीच का होता है 12 से 13 के बीच। लाई यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका होता है 13 से 14 के बीच। तो ये क्या होता है, एल्कलिनिटी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्केल हो गए। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस के बारे में मैं फटाफट बता देता हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ
pH in एवरी डे लाइफ। वो क्या है? पहला, pH ऑफ सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका रेंज होता है 6.5 से 7, क्योंकि ये क्या करता है, एक ऑप्टिमल ग्रोथ देता है प्लांट को, इसलिए pH फॉर सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनिमल्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। ये क्या करता है, डाइजेशन में, फूड फंक्शन में, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सबको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए पीएच सेंसिटिविटी फॉर प्लांट्स और एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पीएच है, और वो कहाँ होता है, स्टमक में होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, फूड डाइजेस्ट कर पाते हैं। और इसका रेंज होता है, जो कि पीएच होता है इसका 1.5 से लेके 4, ठीक है। फोर्थ, पीएच इन टूथ डीके। अब इसमें क्या है, इसका जो पीएच है वो 5.5 होता है और उससे कम भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टूथ डीके यानी सड़ने से, टूथ डीके हैपेंस व्हेन टीथ आर एक्सपोज टू एन एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर ये रहा तो एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो ये क्या होता है, सड़ जाता है, ठीक है, हमारा जो दांत है वो। उसके बाद पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। तो एसिडिक सब्सटेंस आर यूज्ड बाय केमिकल्स एंड प्लांट्स टू सेल्फ डिफेंस, मतलब अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बी और प्लांट्स लाइक नेटल। तो ये क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि अपना क्या है, एसिडिक सब्सटेंस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आगे क्या होता है आपका, वो उनके डिफेंस का काम करता है। तो दो चीज़ और है। फिफ्थ, पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर, ठीक है। चलो इसमें कुछ टॉपिक और बच गए हैं, ठीक है। ये क्लास वैसे भी ऑलरेडी 37 मिनट्स लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो जैसा रहेगा इसको मैं नेक्स्ट में दूसरे क्लास में क्या है, जो थोड़े से टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूँगा, ठीक है। साथ में ही अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर नहीं होगा कंप्लीट तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ा के आपको बता दूँगा, ठीक है। नहीं तो मैं क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उठा के उनको करवा दूँगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।